नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित पाठ मेरे बचपन के दिन। बच्चों, पाठ मेरे बचपन के दिन पढ़ने से पूर्व आइए पहले जान लेते हैं लेखिका महादेवी वर्मा जी के विषय में संक्षिप्त परिचय। महादेवी वर्मा जी बच्चों छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। और बच्चों, छायावाद के 4 प्रमुख कवि पता हैं कौन कौन थे? छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो उन 4 में से एक महादेवी वर्मा जी भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा व दीपशिखा आदि। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं। यानी पद्य में तो लिखा ही है, अच्छी कवित्री हैं, और साथ ही उन्होंने गद्य में भी बहुत लिखा है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। क्योंकि बच्चों, महादेवी वर्मा जी ने जिस समय शिक्षा प्राप्त की उस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। बहुत गिनी चुनी लड़कियां उस समय पढ़ी लिखी दिखाई देती थीं। तो इसलिए उन्होंने स्त्री जीवन को बहुत करीब से देखा है और बहुत लिखा भी है इस पर। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। तो बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने केवल शोषित और पीड़ितों लोगों के प्रति ही उनका लगाव नहीं था, केवल उनको लेकर ही उन्होंने रचनाएं नहीं रची, बल्कि पशु पक्षियों से भी उनका असीम प्रेम दिखाई देता है। गौरा गाय जैसे कहानी है उनकी गौरा, एक कहानी उनकी सोना। गौरा में गौरा गाय का नाम है और सोना में सोना बकरी का नाम है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ही मार्मिक रचनाएं लिखी हैं पशु पक्षियों को लेकर भी। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। तो यह था बच्चों महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय। तो आइए पाठ के विषय में जान लें कि महादेवी जी ने इस पाठ में बताया क्या है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन की उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है, अपने उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। तो बच्चों, अपने बचपन की यादों को, बचपन के प्रसंगों को इस पाठ में महादेवी जी ने साझा किया है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ना आरंभ करें। आइए इससे पूर्व एक बार पढ़ लेते हैं पाठ से संबद्ध शब्दार्थ।
ताकि पाठ को समझने में हमें बहुत ही सरलता रहेगी। तो आइए देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द क्या है? परम धाम। परम धाम का अर्थ है स्वर्ग। कहते हैं ना, वह परम धाम चला गया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रतिष्ठित, सम्मानित, नक्काशीदार, बेल बूटे के काम से युक्त। आपने कई बार लकड़ी के ऊपर भी बारीक बारीक बेल बूटे का काम होता है, बर्तनों पर भी होता है, तो जहाँ भी बहुत बारीक कार्य होता है तो उसको कहते हैं नक्काशीदार। फूल, यहाँ पर फूल का मतलब है तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। उसके भी बर्तन बनते हैं, मिश्रित धातु के भी। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। पदक, प्रशंसा सूचक पुरस्कार, सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा, जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार रूप में दिया जाता है। प्रभाती, सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी, जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर, कुलपति, यह पद है। और यह भी जाने स्त्री दर्पण। अब स्त्री दर्पण क्या है? इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाली है पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो स्त्रियों के प्रोत्साहन के लिए, स्त्रियों की प्रगति के लिए और स्त्रियों के उत्थान के लिए यह पत्रिका छपती थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जिसका नाम था स्त्री दर्पण। तो आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। आरंभ करते हैं। मेरे बचपन के दिन। महादेवी जी ने क्या बताने का प्रयास किया है मेरे बचपन के दिन में, आइए देखते हैं। महादेवी जी कहती हैं, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। मतलब बचपन की यादों में एक अजीब सा लगाव होता है। आपको भी, आपने अपने बचपन की जो घटनाएं आपकी घटित हुई होंगी, कोई बचपन की ऐसी यादें होंगी, चाहे वो मित्रों के साथ की होंगी, माता पिता से संबंधी होंगी, निश्चित रूप से वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं और उनसे एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। तो ऐसे ही महादेवी जी को भी हो गया था। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, समय बदल जाता है और तब वे सुखद यादें एक सपना बनकर रह जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। तो बच्चों, लेखिका बताती हैं कि अपने परिवार में वह बहुत लंबे समय के बाद, यानी कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी और उनके परिवार में लगभग 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। 200 वर्षों के बाद समझ लो महादेवी जी का जन्म हुआ था। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, कि उससे पहले लड़कियों की दशा इतनी बुरी थी कि पहली बात तो लड़कियां पैदा होती ही बहुत कम थी, और जो लड़कियां पैदा हो गई, पैदा होते ही उनको परम धाम मार देते थे, जन्म होते ही उन्हें खत्म कर देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। महादेवी जी कहती हैं उनकी कुलदेवी दुर्गा थी और उनके बाबा ने, ये इनके दादा ने, कुलदेवी दुर्गा की उपासना की। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मतलब लेखिका के घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। और जब लेखिका का जन्म हुआ, वह तो बहुत मन्नतों के बाद समझ लो लेखिका का जन्म हुआ था और लगभग 200 साल बाद उसका आगमन हुआ, तो पूरे परिवार में उसकी बहुत ही खातिर हुई।
इसीलिए लेखिका कहती हैं कि उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो उस समय की बात बता रही हैं जिस समय अभी आपको मैंने बताया लड़कियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, बहुत खराब दशा थी। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है कि जीने भी नहीं दिया जाता था, जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन लेखिका के घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। इससे पहले कोई उनके घर में हिंदी नहीं जानता था, लेकिन लेखिका की जो माँ थी वह हिंदी जानती थी, हिंदी की ज्ञाता थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र जिसमें नीतिपूर्ण कहानियाँ होती हैं बच्चों, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को वह पढ़ना सिखाया। हिंदी में थी वो, और बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। अब हिंदी भी लेखिका ने सीख ली, संस्कृत भी सीख ली, और उनके बाबा चाहते थे कि वह उर्दू फारसी भी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। बच्चों, उसमें लेखिका की रुचि नहीं थी, उर्दू फारसी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। क्यों? उनके बाबा ने उनको उर्दू फारसी सिखाने के लिए घर पर मौलवी जी की व्यवस्था कर दी थी कि वो घर ही आएंगे और उन्हें दोनों भाषाएं सिखा कर जाएंगे। लेकिन लेखिका का तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उनकी रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। तो दूसरे दिन जब उन्होंने मौलवी जी को देखा तो वो तुरंत उनको देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। तो ये माँ की विशेषताएं हैं बच्चों, याद रखनी है आपको, इन्हें रेखांकित भी करते जाइए। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मतलब मिशन स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। वहाँ सब कुछ अंग्रेज़ी का माहौल था और जो शायद महादेवी जी को अच्छा नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, यानी वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, स्कूल जाते समय रोती थी। तब क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में दाखिल हुई और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा लेखिका को। बच्चों, उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था, मेस कहते हैं जहाँ सभी खाना खाते हैं, जहाँ खाने का स्थान। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो उनके हॉस्टल में वो मेस थी जहाँ खाना बनता था, उसमें प्याज तक भी नहीं बनता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे धर्मों के बच्चे रहते थे, हो सकता है कोई नहीं खाता हो, तो इसीलिए बहुत ही साधारण खाना बनता था। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। एक कमरे में 4 छात्राओं के रहने की व्यवस्था थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। बच्चों, नाम से परिचित होंगे आप। महादेवी जी के साथ ही वह पढ़ती थी, लेकिन कक्षाओं का फ़र्क था। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी 2 साल उनसे आगे थीं। वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो सुभद्रा कुमारी जी 7वीं कक्षा में ही कविताएं लिखती थी। उन्होंने 7वीं कक्षा में ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था, और बचपन से ही महादेवी जी भी लिखती थी, वो भी थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। तो देखो, बच्चों पर तो असर आएगा ही, तो माता का असर बेटी में भी आ गया, तो वह भी बहुत अच्छा लिखती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कौन? लेखिका की माँ। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यह उस गीत के बोल हैं। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। खड़ी बोली यानी हिंदी का शुद्ध रूप जो आज हम प्रयोग करते हैं। लेकिन सुभद्रा जी
बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वह उनसे 2 दर्जे तो वैसे भी आगे थी, उनसे सीनियर थी और उनका नाम था वहाँ पर। उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं, यानी लेखिका सुभद्रा जी से छिप कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की सारी किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, क्योंकि वह भी थोड़ा थोड़ा तुक मिलाती थी, महादेवी जी भी लिखती थी, तो उन्हें बहुत सा कुछ तुकबंदी लिखी हुई छोटी छोटी कविताएं मिली। तो उसमें उनमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये तो कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा था। उन्हें भी लिखना अच्छा लगता था और महादेवी जी को भी लिखना अच्छा लगता था, तो दोनों में मित्रता हो गई। क्रासथवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाती थी और जब सब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में हम लोग भी उसमें क्या करने लगे, उसमें दोनों सखियां अपनी अपनी रचनाएं भेज देती थी और अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। और उस समय देखो उनकी छपने भी लगी, छप जाती थी और उन्हें खुशी होती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग उसमें भी जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन में स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। तो महादेवी जी ने क्या कहा, 1917 में भी आई थी, तो मतलब आज़ादी का आंदोलन जो था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा और उसमें भाग लिया और उससे संबद्ध रचनाएं भी उन्होंने खूब रची। तो इसके बाद क्या कहती है महादेवी जी, उसके पश्चात गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। आंदोलन छिड़े हुए थे, जबकि महादेवी जी उस समय बहुत छोटी थी, फिर भी उनके मन में देश प्रेम की भावना प्रबल थी। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, तो क्रासथवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरियौध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे और कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। तो महादेवी जी कहती हैं कि उन्होंने कविताओं में भी हिस्सा लिया, सुनाती भी थी कविताएं और प्रतियोगिता में भी भाग लेती थी। और जो ये नाम लिए गए हैं ये सारे कवि हैं। हरियौध जी, श्रीधर जी जाने माने हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे ये। तो इस प्रकार महादेवी जी ने अपनी एक घटना बचपन में उनको याद आती है। उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था, 100 से कम पदक मिले होंगे उसमें, तो उन्हें इतने पुरस्कार उन्हें मिले थे। तो उस घटना का यहाँ पर वे जिक्र करती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।